हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ अवश्य आप सब ठीक ही होंगे। जैसे हमने कल जाना था इतिहास जानने के स्रोत, हमने उसमें जाना था स्रोत के अंतर्गत पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत अभिलेखी साक्ष्य, स्मारक एवं भवन, सिक्के और मुहर के विषय में जाना। इसके माध्यम से हम पुरातात्विक साक्ष्य के विषय में जाना। और साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत हमने वेद, उपनिषद, स्मृति, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणों से इतर ग्रंथ जैसे कि बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ के माध्यम से साहित्यिक ग्रंथों के विषय में विस्तार से जाना। आज हम जानते हैं प्राचीन इतिहास का विभाजन, यानी प्राचीन इतिहास को जानने का क्या क्या मार्ग है। जैसे प्राचीन इतिहास को जानने का 3 है साधन। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल, एक होता है ऐतिहासिक काल। जैसे प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल होता है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य है। यानी पुरातात्विक साक्ष्य मतलब कि कोई पत्थर का हथौड़ी मिल गया, कुदाल मिल गया पत्थर का। जैसे पाषाण काल जो है आपका, इसका उदाहरण है, यानी पत्थर का समय। यानी प्रागैतिहासिक काल में क्या है, जिस काल में लिखित साक्ष्य ना हो लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। और उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें तो आपको लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन अभी पढ़ा नहीं गया है, उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल रखते हैं। ऐतिहासिक काल में आपको लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी यात्रियों के विवरण की भी जानकारी है, हमारे पास पूरा पर्याप्त है। इन सब के माध्यम से हम ऐतिहासिक काल के विषय में जान लेते हैं। ऐतिहासिक काल जैसे कि मौर्य काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, गुप्त काल और उसके बाद गुप्तोत्तर काल, मौर्योत्तर काल के विषय में जान लेते हैं। और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम पाषाण काल यानी पत्थरों के युग के विषय में जानते हैं, जैसे एग्जाम्पल हुआ। और आद्य ऐतिहासिक काल का उदाहरण आपका हो गया जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। क्योंकि वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लिखित साक्ष्य उपलब्ध लेकिन अभी पढ़ा नहीं गए हैं, लेकिन जो हमारा स्रोत बचता है वेद, वो भी उतना विश्वसनीय नहीं है। ठीक प्रागैतिहासिक काल जो है तो उसका उदाहरण पाषाण यानी पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। यानी कि पाषाण काल को हम अगर पाषाण ना बोले, पत्थर का समय बोले, यानी पत्थरों का। अब ऐसा मनुष्य तो धरती पाया, ऐसा तो है नहीं सोना चांदी मिल गया भाई। आया तो धीरे धीरे अब विकास के क्रम में है, तो उसने अपने जीवन कैसे अपनाया, पत्थर, क्योंकि पत्थर बहुत सारे मात्रा में पर्याप्त पड़े हुए थे। तो इससे क्या हुआ, पत्थरों से जीवन व्यतीत शुरू हुआ मनुष्य का। क्या हुआ तब उसके क्या पाषाण काल के अंतर्गत पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में हमें आग की जानकारी हो जाती है कि यानी मनुष्य आग जलाना जान जाता है। क्योंकि पत्थर था, पत्थर को ऐसे रगड़ा तो उससे आग निकली। जो मनुष्य पहले खाना बदोशी था, कच्चा मांस खाता था, अब भूज के मांस खाता है, उसको स्वादिष्ट भी लगता है। जो पूरा पाषाण काल है यानी प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 डिवाइड किया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। फिर पूरा पाषाण काल को निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। जो आप ये समझिए पाषाण काल मतलब पत्थर का समय, यानी पत्थर के समय से पहले। अगर हम इसका डिवाइड आपको बताएं तो जो पूरा पाषाण का समय है ये बिगिनिंग से 1 लाख ईसा पूर्व, यानी कि 1 लाख BC, 1 लाख BC। और इसका है क्या नाम है इसका, निम्न पूरा पाषाण काल को भी डिवाइड कर, इसका भी बिगिनिंग से 1 लाख BC। इसका फिर उसके बाद 1 लाख BC से कितना आ जाएगा आपका 10,000, यानी कि 40,000 BC, 40,000 BC। फिर इसका बाद 40,000 BC से 10,000 BC, यानी 40,000
BC से 10,000 BC, 10,000 BC, फिर 10,000 BC से हो गया 5500 BC, फिर 5500 BC से लेकर के 3000 BC। अब सोचिए इसी के अंतर्गत ये है काल डिवाइड यानी बिगिनिंग। आपको बताते BC और AD का अंतर क्या है। देखो जो BC है AD है, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा के जन्म से पहले, और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी यानी ईसा के जन्म के बाद। जैसे कि अभी बिफोर क्राइस्ट लिखा है तो आप यहाँ पीछे चले जाइए। मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म पहली शताब्दी में हुआ था, इससे आप पीछे चले जाइए, ईसा मसीह के जन्म से पीछे चले जाइए 1 लाख साल पहले तब, और यहाँ आप आगे आएंगे तो ईसवी में आ जाएंगे। ये ईसा मसीह है, इनका जन्म हुआ है, इनके जन्म से निर्धारित होता है BC और AD यानी पीछे को ओर जाएंगे। ईसा मसीह के जन्म से पीछे जाएंगे तो BC, ईसा मसीह के जन्म के बाद आएंगे तो AD बोलते हैं, एनो डोमिनी। तो क्या हुआ, पूरा पाषाण काल जो जब आया तो जब मनुष्य जैसे कि विकास के क्रम में था तो प्लेस्टोसीन युग था। प्लेस्टोसीन युग ऐसा युग था धरती पर पूरा बर्फ ही पड़ा था। तो मनुष्य ने पत्थरों से अपना जीवन यापन करना प्रारंभ किया। तो उन्होंने पत्थरों से पहले आए कि पत्थरों को डिवाइड करके, जैसे पत्थरों के आधार पर, जैसे पत्थर जो होते हैं, ऐसा था नहीं कि मनुष्य ने तुरंत पत्थर को काट छाट डाला, ऐसा नहीं। जो पत्थर के काल के ऊपर ही डिवाइड किया गया 3, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। जो अब देखिए निम्न पूरा पाषाण काल जो है, इसके अंतर्गत जो इसके स्थल है सोहन नदी हो गया और सोहन घाटी, नर्मदा घाटी। इसको निम्न पूरा पाषाण काल को सोहन संस्कृत भी बोलते हैं। सोहन संस्कृत इसलिए बोलते हैं कि इसके जो प्रमुख उपकरण प्राप्त हुए थे, एक कहाँ से प्राप्त हुए थे, सोहन घाटी से ही प्राप्त हुए थे, इसलिए निम्न पूरा पाषाण काल को सोहन संस्कृत भी बोलते हैं। यहाँ से 3 प्रकार के औजार प्राप्त हुए थे निम्न पूरा, पेबुल, चापर और चापिंग। पेबुल, चॉपर और चॉपिंग। देखिए ये क्या होता है, पेबुले होता है, आप जानते हैं जैसे कि नदी के बहाव में कोई पत्थर आ जाए, नदी के पानी उस पत्थर को ऐसे रगड़ता रहे तो पत्थर सपाट हो जाता है, उसी के पेबुल बोलते हैं। यानी कि पानी की धार बहुत होती है, अगर कोई पत्थर उस पर आता रहे, जैसे पत्थर उसमें तैरता रहे और पानी आता रहे तो भाई घिस ही जाएगा पत्थर सपाट हो जाते थे, उसे पेबुल बोलते थे। और पेबुल से ही चॉपर बनाया जाता था, यानी पेबुल से जो चॉपर बनाया जाता था। और जो चॉपिंग जो बनती थी, पेबुल को छाट करके बनाई जाती थी दोनों ओर उसका, जैसे कि आप देखेंगे जो आपको वो मिल जाएगा जैसे खुरचनी, तो दोनों ओर उसका धार होता है खुरच के। तो ये आपको पेबुल और चॉपिंग इस समय जो मुख्य हथियार था मनुष्य के, जो गणासा था, और उसके बाद हस्त कुठार था। तो मनुष्य क्या करता था, गणासा से अब जैसे कि जो छोटे वो जानवरों को मारता था, तो उसके बाद मारने के बाद जो चॉपिंग के आकार के हथियार रहते थे, उससे क्या होता था, उसको जानवर को मारने में आसानी होती थी और टुकड़े करने में भी आसानी होती थी। और टुकड़े करके हो जाती थी तो उसको आग में भूज के खाने में भी आसानी होती थी। तो अपने लिए यानी जीवन सहज हो गया। यानी कि पेबुल, चॉपर, चॉपिंग। पेबुल हमने बताया क्या होता है, पेबुल जो नदी के तेज धार में बहकर आए, यानी कि कोई पत्थर अगर नदी के धार में बह रहा है तो घिसता जाता है, तो पेबुल है। पेबुल का जो बड़ा होता है जिसके चॉपर बोलते हैं, पेबुल से ही चॉपिंग बनाया जाता है। बस अंतर रहता है चॉपिंग में, क्या नाम है, पत्थर है, पत्थर को दोनों ओर से छील ले। आकार बताए कैसे हो, जैसे गिल्ली नहीं होती, गिल्ली डंडा आप खेले होंगे, गिल्ली जो देखो दोनों ओर छाटा रहता है, बीच मोटा रहता है, ऐसे ही कुछ चॉपिंग का आकार होता है। तो ऐसा था, क्योंकि दोनों ओर धार हो गया। तो अब जैसे मनुष्य को सुअर मारना हुआ तो सुअर कैसे मारे, घपाक से मार दे, सुअर धड़क करे जब धस गया, तो कोनो दिक्कत नहीं होता रहा, यानी चॉपिंग से। फिर उसके बाद
लगभग 1 लाख साल मनुष्य ऐसे अपन जीवन व्यतीत है, टेबल चॉपर चॉपिंग। फिर एक दिन और आदमी सोचे, कहे से यार ऐसे मसूए खाए में नहीं मज़ा आ रहा है, यानी ऐसे मांस खाने में नहीं मज़ा आ रहा है। तब इसके और छोटे आ गए, और छोटे हथियार लाए, पत्थरों को और छोटा किया, यानी जो पत्थर थे पेबुल और चॉपर और चॉपिंग, उसके अंदर जानते हैं ना कोर, यानी छाट करके उसके कोर निकाल दिए। कोर मतलब फलक, यानी ब्लेड, इसे इसीलिए इसको फलक संस्कृति भी बोलते हैं। फलक संस्कृति भी इसीलिए इसे बोलते हैं क्योंकि ना अब इसमें जो पत्थर के जो हथियार थे, जैसे पेबुल चॉपर चॉपिंग, उसमें फलक निकालने, फलक जैसे मान लीजिए गिल्ली है, गिल्ली के छाट करके आप उसमें कोना कोना ऐसा निकाल दे, जैसे सुदर्शन चक्र टाइप, जैसे नहीं सुदर्शन चक्र है, सुदर्शन चक्र टाइप देखो कोर निकला, फलक है उसका, कोर है, वो चारों ओर से निकला है, नुकीला होता है, तो वो जब निकल आया तो उससे मनुष्य को और आसानी होती थी। क्योंकि आप देखेंगे जब वो छोटे छोटे यानी कि इसके जो मुख्य स्थल थे भीमबेटका थे, बेलन घाटी थे, नेवासा था, डिडवाना था। भीमबेटका से ही प्रथम चित्रकारी का साथ, यानी भीम मनुष्य ने पहले चित्रकारी की कि भीमबेटका गुफा से आपको चित्रकारी का यानी कि मध्य पूरा पाषाण काल के चित्रकारी की जानकारी मिल जाएगी। मध्य प्रदेश में है भीमबेटका गुफा, तो वहाँ से मिल जाएगी। आप ये सोचे हुए चित्रकारी कैसे बनाया होगा, जैसे आप ही बताइए, जैसे कोई व्यक्ति है, अब वो पत्थर छोटा था, पत्थर को अगर जब वो फलक यानी फलक कोरदार वो बना देगा बिलेट के आकार में, तब वो चित्रकारी वो पत्थर के माध्यम से डेवलप कर सकता है। इसलिए हाँ आपको जानकारी मिल जाएगी। इसको इसलिए फलक संस्कृति भी बोलते हैं क्योंकि फलक जो हथियार थे उसके उसमें फलक थे, जैसे खुरचनी हो गई, तीन सब में थे। अब आ जाता है मनुष्य उच्च पूरा पाषाण काल। ये इसका था 40,000 BC से लेकर 10,000 BC था। इसमें इसके जो प्रमुख स्थल थे सोन घाटी थे, बेलन घाटी थे और नागपुर पठार था, कर्नाटक था, आंध्र प्रदेश था। इसका मुख्य था। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ, यहाँ जो मनुष्य है ब्लेड का उपयोग करता था। ब्लेड ऐसा नहीं होता, इसकी विशेषता ये होती थी अपनी लंबाई का जो अपनी चौड़ाई, उसकी जो चौड़ाई होती थी ब्लेड की, उस चौड़ाई का दुगना होती थी लंबाई उसकी, और धारदार दोनों ओर रहती थी, लंबा हो जाता था। यानी कि अब सोचिए, अब चौड़ाई हो 2 सेंटीमीटर और लंबाई हो 4 सेंटीमीटर, ऐसा होता था, अपनी चौड़ाई का दुगना होता था और इतने इतने रहते थे। तो यहाँ से कहा जाता है मनुष्य ने अपने जीवन को एक स्थिरता प्रदान की। यहाँ से कहा जाता है इसलिए क्योंकि मनुष्य पूरा होमोसेपियंस बन गया। जो हम सब अभी इस स्थिति में हैं, जैसे हम हैं होमोसेपियंस है, वैसे उस स्थिति में मनुष्य आ गया था 40,000 BC में से लेकर के 10,000 BC के बीच में। इसीलिए इसको बोलते हैं, इसीलिए मनुष्य के होमोसेपियंस काल भी बोला जाता है, उच्च पूरा पाषाण काल को। और यहाँ जो हथियार थे ब्लेड था, ब्लेड मतलब जैसे आप जो ब्लेड सोचते हैं जो दाढ़ी बनाया जाता है शेविंग, वैसे ही ब्लेड होता था। अब बताइए पत्थर को अगर वो उस टाइप से बनाया जाए तो कितना फ़ायदा होगा उसको, तब और बढ़िया से काटने पीटने में आसानी होगी। अगर जैसे कोई व्यक्ति चाहेगा अगर पत्थर धारदार रहेगा तो अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे कि खाने पीने के साग सब्जी काटना हुआ तो आसानी हो जाती है। अगर वही पत्थर का धार मुथरा हुआ हो, ब्लंट हो, तब कोई भी चीज़ काटने में परेशानी होती है। तो इसके जो उच्च पूरा पाषाण काल की जानकारी में सोन घाटी, बेलन घाटी, नागपुर पठार और कर्नाटक आंध्र प्रदेश से मिलता है। अब आते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की शुरुआत होती है 10,000 BC से लेकर के 5500 BC। इसके जो प्रमुख स्थल है आदमगढ़ और भीमबेटका, बागोर, सराय नहराय, महदहा हैं। अब आपको बताएं जो मध्य पाषाण काल है, यहाँ जो हथियार थे माइक्रोलिथ प्रकार के, बहुत सूक्ष्म आकार के थे। यानी सूक्ष्म आकार के इसलिए आ गए ना अब इसमें कि अब आ गए वो छेनी, खुरचनी, छेनी जानते हैं जिसे पट्टा वट्टा वो जैसे दीवार, जैसे कि आप देखो सिलबट्टा छेना जाता है, और सुम्मी, ये सब चीज़ें आ गई। और उसके बाद उससे माइक्रोलिथ प्रकार का आ गए। तो इससे क्या हुआ, मानव जीवन में स्थायित्व आ गया। क्योंकि जब छेनी उनी आ गया, अब मनुष्य क्या करेगा, जाकर बाँस वोस काटेगा, जैसे बढ़िया से छेनी से एकदम बढ़िया से उसको काट के जैसे कि होल वोल करेगा, बढ़िया सेट करके छप्पर ऊपर डालेगा। यानी कि मनुष्य का जीवन अस्थायी हो गया यहीं से। और मनुष्य जब अस्थायी जीवन हो गया तो सबसे पहले यही मध्य पाषाण काल में कुत्ता पालता है। पशु में सबसे पहले कुत्ता पालता है मनुष्य।
क्योंकि कुत्ते को पालतू पशु बनाता है। आपको आदमगढ़ से और बागोर से पशुपालन का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में और बागोर राजस्थान में है, वहाँ से आपको पशुपालन का साक्ष्य मिल जाएगा। और सराय नहराए महदहा प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, आपके पट्टी के पास पड़ेगा। सबसे पहले अस्थिपंजर का साक्ष्य वहीं से मिला। अस्थिपंजर जानते हैं, मनुष्य के कंकाल जो हैं पूरा सबसे पहले पट्टी के पास सराय नहराए और महदहा से ही मिला है। या अगर कोई एग्जाम में पूछ ले कि मनुष्य के कंकाल का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला है, सराय नहराए दमदमा से ही मिला है। तो ये हो गए मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के जो छोटे उपकरण है सबसे पहले खोज किए थे, एक बड़े थे कराइकल थे, उन्होंने ही माइक्रोलिथ यानी पाषाण उपकरण का पता लगाया। छोटे आकार के बहुत छोटे आकार थे, यानी खुरचनी उर्चनी थे, छेनी उनी थे। तो इन सबसे मनुष्य के जीवन में स्थायित्व आ गया और साथ ही साथ पशुपालन का प्रथम साक्ष्य, यानी मनुष्य अब जो है अपना कुत्ता को प्रथम पालतू जानवर बना लिया कि भैया हम कुत्ता पालेंगे। क्योंकि भाई मनुष्य की आदत होती है जीवन कैसे व्यतीत करें, उसमें मनोरंजन चाहिए। अगर जीवन में जब स्थायित्व आ जाएगा, मनुष्य पहले घूमता था जंगलों शिकार के लिए, अब वो कहीं एक विशेष स्थान पे जब रहने लगेगा तो भैया उसके मनोरंजन के साधन भी तो चाहिए। तो इन सब के लिए कुत्ता पाला था। कुत्ता पालने के भी उद्देश्य शिकार करने में भी आसानी होती थी, क्योंकि अब जा रहा शिकार करने, कुत्ता लोहकार दिए पीछे से, तो इसलिए इसको कुत्ता को बनाया। अब आ जाते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जो है 5500 BC से 3000 BC तक है। नवपाषाण काल की अगर आपको बस्तियाँ देखनी हो, मेहरगढ़ में मिल जाएगी। मेहरगढ़ है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, बलूचिस्तान प्रांत में आपको मिल जाएगा मेहरगढ़। और जानते हैं यहाँ के प्रमुख स्थल है बुर्जहोम, गुफकराल, दमदमा, कुलडीहवा, चिरान। जो बुर्जहोम है, बुर्जहोम ऐसा एक स्थल है जहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिलता है, यानी मनुष्य और कुत्ता दोनों साथ दफनाया गया था। अब सोचिए मनुष्य कितना उस समय कुत्ता से प्रेम जानवर करता था कि भाई, क्योंकि भाई जानवर उसके लिए कुत्ता, आप सोचिए उसके लिए शिकार करता था बेचारा, और उसके बाद शिकार करने के बाद उसकी घर की रखवारी करता था, यानी पहरेदारी करता था, इतनी सुरक्षा था, बहुत प्रेम था मालिक और यानी पूरा। भाई अब इतना लंबा रिश्ता है, अब भी तो आप देखते हैं शहरों में मालिक यानी आदमी और कुत्ता से कितना प्रेम करता है। तो ये चीज़ें आपको प्राचीन काल से ही रहा है। बुर्जहोम गुफकराल से आपको ना बहुत ज़्यादा मृदभांड भी मिल जाएंगे और उससे बनी मूर्तियाँ भी मिल जाएंगी। और दमदमा जो है यहाँ से भी आपको मानव कंकाल मिलेंगे। कुलडीहवा ऐसे है इलाहाबाद में है, जहाँ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य, सबसे पहले चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला? अब मनुष्य जो है खेती करने लगा है, क्योंकि चावल भैया साक्ष्य मिल गया है। और चिरांद जो है बिहार में है। यहाँ क्या मिला था? यहाँ जो है हड्डी मिली थी। वो हड्डी किसकी? हिरन की हड्डी थी, हिरन के सींग की हड्डी थी। चिरान में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले थे, हड्डियाँ मिले थे हिरन के सींग की। अब सोचिए यहाँ के जो प्रमुख उपकरण थे, आपके जानते हैं यहाँ के प्रमुख उपकरण थे हथौड़ी, छेनी, कुल्हाड़ी। अब देखो अब मनुष्य का जीवन यहीं से ना शुरू हो गया, अब आगे बढ़ना, यानी कि मनुष्य ना अब खाना बदोश छोड़ के एकदम अस्थायी जीवन हो गया, यानी कि अब नाते रिश्तेदारी शुरू हो, यानी कि मनुष्य ने एक समाज बना लिया। अब घूमता फिरता नहीं है, मनुष्य का जीवन कृषि पे आधारित हो गया। अब खाना बदोश पहले था, अब मनुष्य पहले उपभोक्ता था, अब उत्पादक भी होगा। मनुष्य जो है गेहूं बो रहा है, उत्पादन कर रहा है। इसमें क्या कैसा साक्ष्य है? क्योंकि किसका? जो पत्थर से मनुष्य ने क्या बनाया? कुल्हाड़ी मनुष्य ले गया, जंगलों को काटा, कुल्हाड़ी से काटने के बाद जंगलों को, फिर उसके बाद पत्थर के उठा से कुदाल बनाए थे, कुदाल से खेत की गुड़ाई किए। जब खेत गोड़ा गया उसमें बीज रोपण की पैदावारी हुई। जब कृषि आती है जीवन में, जीवन स्थायित्व हो जाता है, जीवन में स्टेबिलिटी आ जाती है। कब कहीं जाना नहीं है, मनुष्य उत्पादन करने लगा। पहले मनुष्य उपभोक्ता था, सिर्फ खाता था, खा के हक देता था। लेकिन मनुष्य अब जानते हैं यहाँ तक अनाज को उत्पादन करके भविष्य के लिए बचा के भी रख रहा है, और बढ़िया से भविष्य बचा। जैसे बेटी एक शादी करे भा
गांव, और उसके बाद साथ ही साथ दान उन देखभाल और भूखमरी ना आवे खातिर बचा उचा के पहले से रख लेत रहा, बेटी के शादी करे खातिर बचा के रख लेत रहा। यानी कृषि आने से जीवन में रुकावट आ गई, यानी मनुष्य एकदम शांति से रुक गया, भैया अब कहीं नहीं जाना। क्यों आया? किसके? हथियारों की वजह से। पूरा ये काम किसका है? पत्थर के हथियार से। आप देखेंगे यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर थे, लेकिन जहाँ यह पत्थर छोटे गए, आप देखेंगे नवपाषाण काल में आपको पत्थर के ऐसे कुदाल, तेंगा, कुल्हाड़ी ये सब बन जा रहे हैं। सोचिए कुदाल से आदमी जो है खेत गुड़ाई कर पाएगा नहीं, गहरा से कुदाई करे, धान उन बोएगा, गेहूं बोएगा, मक्का बोएगा, जौ बोएगा, बाजरा बोएगा। इसीलिए देखिए कोल्डिहवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, यानी मनुष्य जो है ये धान की खेती शुरू कर दिया था। क्योंकि आपको धान इसलिए, क्योंकि धान तो आप जानते ही हैं कितना महत्वपूर्ण है अनाज, जैसे फर्टिलिटी रेट के लिए भी और साथ ही साथ जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आप फिर देखेंगे जो ये सब विकास मनुष्य ने किया, यानी पत्थरों के आधार पे, यानी मनुष्य ने अपना पूरा जीवन यापन पत्थर के आधार पर किया। जैसे पत्थर की इसी, ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। आगे हम कल और चर्चा करेंगे।